प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे भाग दिया जाता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में बहुपद में से एक प्रश्न आवश्यक रूप से 3 नंबर में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को पढ़ें। इस क्लास में बहुपद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपन लेंगे, तो आप लोग पढ़ें इसको। तो शुरुआत करता हूँ मैं बहुपद। तो बहुपद शुरुआत करने से पहले अपन जानेंगे चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। तो चर और अचर। चर का मतलब होता है चेंज होना, बदलना। अचर का मतलब बदलना नहीं, मान फिक्स होना। जैसे जितनी भी गिनती के अंक हैं 1 2 3, जितनी भी ये संख्याएं, ये सब अचर पद रहते हैं। अब चर में अपन क्या मानते हैं, x है, y है, z है, इस प्रकार के जो भी ABCD के अक्षर हैं उनको अपन चर मानते हैं। अब वो चर और अचर के बीच में गणित की चारों यदि संक्रियाएं हो जाए, अर्थात 2x गुणा हो गए दोनों, या x + 2, x और 2 जुड़ गए, या फिर x - 2 घट गए, या फिर x/2 भाग हो गया, तो गणित की चारों संक्रियाएं चर और अचर के ऊपर लग जाएं तो वो क्या बन जाती है बेटा अपनी, वो बन जाती है अपना बीजीय व्यंजक। क्या बन जाता है वो, बीजीय व्यंजक। तो इनको दोनों को मिला के अपन कह सकते हो बीजीय व्यंजक हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है देखिए, जैसे 2x, ये क्या है, एक पद है। यदि इसमें एक और में 2 जोड़ दिया, अब कितने पद हो गए, इसमें 2 पद हो गए। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं इस बीजीय व्यंजक में 2 पद हो गए। तो बहुपद की घात, बहुपद के पदों के बारे में अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता दूं। जैसे 2x² + 3x + 7, तो ये बहुपद है। पद कितने हो गए, इसमें 3 हो गए, 1 2 3। अब इसकी घात क्या होती है, तो अपन ने पढ़ा था भाई, x की उच्चतम घात, या यदि एक चर में बहुपद है तो उसी चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो दूसरे सरल शब्दों में आपको बताऊं भाई, x की सबसे बड़ी घात 2 है तो इस बहुपद की घात हो जाती 2। समझ गए आप। तो बहुपद की घात ही होती है। पदों के बारे में अपन ने पढ़ लिया, इसमें 3 पद हैं, ये बहुपद की घात है। गुणांकों के बारे में आप लोग जानते हो, x² में गुणांक कितना है बेटा 2, x का गुणांक कितना है 3, और ये है अचर पद। अब देखिए आप लोग, बहुपदों में अपन लेंगे रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद। फिर है द्विघाती बहुपद, फिर है त्रिघाती बहुपद। इसी प्रकार से आगे भी अपन 4 घात का बहुपद, 5 घात का बहुपद अपन ले सकते हैं। रेखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 2x + 1, तो इसकी घात कितनी हो रही है, 1 हो रही है, x की उच्चतम घात, तो ये बहुपद घात 1 है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। रेखिक बहुपद से यदि इसके शून्यक निकालने, अर्थात x का मान निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे, इसको शून्य के बराबर करके 2x = -1, x = -1/2। तो रेखिक बहुपद को अपन इस प्रकार से हल कहते हैं। अब देखो, बहुपद को हल करना या बहुपद के शून्यक निकालना या समीकरण को हल करना, इन सभी का मतलब एक ही होता है। चाहे बहुपद के शून्यक निकालो, चाहे बहुपद के मूल निकालो, या समीकरण के मूल निकालो, या द्विघात समीकरण के मूल निकालो, उन सभी का तात्पर्य एक ही होता है। अर्थात या तो मूल निकाल लो, और या बहुपद के शून्यक निकाल लो, और या x का मान निकाल लो, और या फिर इस बहुपद को हल कर लो। सभी का तात्पर्य एक ही होता है इन शब्दों का। तो ये हो गया रेखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है, 3x² + 2x + 1। तो इस तरीके से ये द्विघाती बहुपद हो गया, इसकी घात है 2। त्रिघाती बहुपद x की घात 3 + 3x² + 2x + 1, तो ये 3 घात का बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। तो
तो आप लोगों ने सीखा भाई बहुपद के पदों के बारे में, कितने पद हैं, क्या घात है, कितने घात का है, तो आप लोग इस बारे में सीख गए। अब देखिए अपन पढ़ेंगे आज द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। अपन पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद और द्विघाती बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। तो देखिए तो कोई भी द्विघाती बहुपद है उसका जो मानक रूप होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से भी ये मिल सकता है ax² प्लस c या ax² प्लस bx, अर्थात ये a, b और c तीन गुणांक हैं। इनमें से यदि b का मान यदि शून्य हुआ तो ये वाला पद आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन है ये द्विघाती बहुपद। यदि आपको c नज़र नहीं आया, इसका मतलब c का मान 0 है, तो भी ये रहेगा द्विघाती ही बहुपद। हालांकि इसमें पद 3 है, इसमें पद 2 है, लेकिन रहेगा तो ये द्विघाती बहुपद ही। ठीक है, अब देखिए अब अपन सीखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना। अब अपन से बात करें भाई द्विघात बहुपद के ये ए बी सी क्या है, तो ये हो गए अपने गुणांक, द्विघात बहुपद के गुणांक। तो ए बी सी इनको बोलते हैं अपन गुणांक। अब शून्यांक क्या होते हैं, इसको शून्य के बराबर लिख दें और x के जो भी मान है वो निकाल दें तो उसके शून्यांक कहलाते हैं। एक बात और आप लोग समझिए, यदि एक घात का बहुपद है ये रेखिक बहुपद कहलाता है और इसमें x का मान केवल और केवल एक ही निकलता है। यदि ये दो घात का बहुपद है तो ये द्विघाती बहुपद कहलाता है और इसमें x के दो मान निकलेंगे। जैसे इसी से मैं निकालूं तो x² माइनस 1 ले लो यहाँ पर, x² बराबर 1 और x बराबर √1, तो मान निकलेंगे प्लस माइनस के। तो x बराबर प्लस का 1 और माइनस का 1, तो x के दो मान निकले। 3 घात के बहुपद में x के 3 मान निकलेंगे, 4 घात के बहुपद में x के 4 मान निकलेंगे। तो देखिए प्रश्न लेते हैं अपन, जब आप लोगों के समझ में आएगा। पहला प्रश्न है x², एग्जाम्पल नंबर 1, -2x -8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये अपना प्रश्न है। तो आप लोगों को पता है भाई दो घात का बहुपद है, तो इसके क्या निकालने हैं, अपन शून्यक निकालते हैं। जैसा कि मैंने बोला था भाई शून्यक निकालो या द्विघात समीकरण के मूल निकालो और या फिर x का मान ज्ञात करो, इन सभी शब्दों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहला काम है अपना इसके शून्यक निकालना और फिर गुणांक अपन जानते ही हैं। इसके गुणांक कौन कौन से हैं, जैसे ये द्विघात बहुपद है x² -2x -8। अब इसमें गुणांक कैसे निकालते हैं, इसकी तुलना करते हैं अपन किससे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। मानक रूप से तुलना करते हैं। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इससे अपन यदि तुलना करें अपन
तो ए के स्थान पर क्या है यहाँ पर, अर्थात एक्स स्क्वायर से जो भी संख्या हो रही है वो ए का मान होगा। तो ए का मान कितना है यहाँ पर 1, बी का मान कितना है यहाँ पर -2। जो भी एक्स से गुणा हो रहा है, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, गुणांक बी का मान हो गया। सी का मान कितना है -8। समझ गए आप। तो ये तो हो गए अपने गुणांक। क्या हो गए अपने गुणांक। अब अपन को निकालने इसके शून्यांक। तो शून्यांक कैसे निकालते हैं, इसको सबसे पहले शून्य के बराबर कर दो। ये लो, इसको यहाँ लिख दो शून्य के बराबर, चाहे यहाँ लिख दो। शून्य के बराबर करेंगे तो शून्यांक निकल जाएंगे। अब शून्यांक निकालने के तरीके कौन से होते हैं अपने, एक तो गुणनखंड वाला तरीका होता है, एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का होता है, और एक अपन द्विघाती सूत्र के माध्यम से करते हैं। तो अभी मैं गुणनखंड बनाने की विधि आपको बता देता हूँ। गुणनखंड बनाने की विधि में अपन क्या करते हैं, ए का मान है 1, बी का मान -2, सी का मान -8। तो सबसे पहले ए को गुणा करते हैं अपन सी से। ए को सी से गुणा करेंगे तो 1 गुणा -8 क्या आ जाता है -8। अब बीच वाला जो बी का मान है वो है अपना -2। अब इस -2 के इस प्रकार से अपन दो टुकड़े करने हैं। भाई जोड़ने या घटाने पर तो -2 ही रह जाए, और गुणा करने पर उन टुकड़ों को -8 आ जाए। तो ऐसे अपन कैसे पता लगाएंगे, ऐसे पता लगाने का तरीका होता है इसके अभ्यास गुणनखंड करके देख लो। 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। इस तरीके से अपन इनको 2 को एक साथ ले लिए, 2 दूनी 4, और एक टुकड़ा अलग ले लिए। 4 में से 2 घटाए तो 2। इसका मतलब इससे अपन डिसाइड कर सकते हैं इसके दो टुकड़े क्या होंगे। तो इसका मतलब x² माइनस का 4x और प्लस का 2x। अब माइनस का 4x प्लस का 2x तो बचेगा क्या, अल्टीमेटली -2x। इसके अपन टुकड़े कर लिए, और -8 बराबर 0। अब देखो, फिर इन दो के क्या बना लेते हैं अपन, जोड़े बना लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन ले लिया अपन x, तो यहाँ क्या बच गया x -4। इन दोनों में से कॉमन ले लिया अपने प्लस का 2, यहाँ क्या बच गया x -4 बराबर 0। फिर इस वाले पद में से इस वाले पद में से x -4 पूरा कोष्ठक आ रहा है कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। अब एक बार इस कोष्ठक को 0 के बराबर कर देंगे, और एक बार इस कोष्ठक को 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से मान आ गए x बराबर -2, यहाँ से मान आ गए x बराबर के 4। समझ गए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, हालांकि इस सवाल में उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगले सवालों में जरूरत पड़ेगी। यदि अपन को x के ये 2 मान दे दें और अपन से यहाँ तक पहुँचाया जाए, तो क्या अपन जा सकते हैं क्या इसकी उल्टी अवस्था में जा सकते हैं। भाई x बराबर ये है, फिर दोनों को शामिल करके 2 कोष्ठक हो गए, फिर दोनों गुणा करके ये हो गया, फिर ये जा करके प्राप्त हो गया। अर्थात इसकी उल्टी प्रोसेस है, उसकी जरूरत पड़ेगी अपने भाग देने वाले प्रश्नों में। तो आप लोग इसको सीधी प्रोसेस तो अपन ने बता दी, भाई इससे x मान निकल, लेकिन अगर x के मान दे रखे हो तो यहाँ तक पहुँचना हो तो वो अपन आगे के सवालों में करेंगे। तो ये 2 अपने आगे शून्यांक, क्या आगे 2 अपने शून्यांक। तो 2 शून्य के आगे अपने एक तो x बराबर 4, दूसरा x बराबर -2। तो एक शून्य को अपन चाहें तो अल्फा कह सकते हैं, और दूसरे शून्य को चाहें तो अपन बीटा कह सकते हैं। तो एक शून्य के अल्फा, दूसरा शून्य बीटा। तो इस तरीके से इसके अपन शून्य के निकाल लेते हैं। अब अपने आगे जो सवाल है वो अपन से पूछा जा रहा है, भाई शून्यांक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं। सत्यता की जांच के लिए 2 बातें अपन जांच करते हैं, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। ये लो इधर लिख देता हूँ मैं, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल। और योगफल होना चाहिए -b/a और गुणनफल होना चाहिए c/a। अब ABC क्या है आप लोग जानते हो। ABC ये मान है, गुणांक है, ये तो गुणांक है, और ये दोनों शून्यांक है। शून्यांक और गुणांकों में ये 2 संबंध होते हैं जिसकी अपन सत्यता की जांच करते हैं। अर्थात अल्फा और बीटा का मान यहाँ से उठा करके यहाँ रखेंगे, ए और बी का मान यहाँ से उठा करके यहाँ रखेंगे, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब अपना सवाल सही है, संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। तो देखो अल्फा का मान अपन ने आया अपना 4, और बीटा का मान आया अपना -2।
अगर नज़र नहीं आ रहा है तो मैं अल्फा बीटा का मान यहाँ लिख देता हूँ। एक मान अल्फा बराबर 4, दूसरा मान बीटा बराबर -2। ये अल्फा और बीटा के मान कहाँ से आए? एक शून्याङ्क को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे शून्याङ्क को बीटा मान लेते हैं। बी का मान आप लोग देखो यहाँ से -2, तो माइनस तो ऑलरेडी यहाँ है ही है और -2। बी का मान है बटे ए का मान है 1, 4 में से 2 घटाएंगे तो बचा 2, माइनस माइनस हो गया प्लस का, तो ये 2 बराबर 2 तो आ रहा है बराबर। इसका मतलब ये संबंध सत्य है। दूसरा है अपना अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा का मान है अपना 4 और बीटा का मान है अपना -2 और सी का मान है अपना -8। ए का मान है अपना 1, 4 को -2 से गुणा किया -8 बराबर -8। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो ये अपनी शून्याङ्क और गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। तो समझ गए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो। एक और करवाता हूँ क्वेश्चन इसी के ऊपर, आपके क्लियर हो जाएगा। तीन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये सवाल ले लेते हैं यहाँ। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस का 2 प्लस का 5x, ये अपनी ही किताब का क्वेश्चन नंबर 2 है। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2। ये शून्य ज्ञात कीजिए, शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहला है अपना भाई इसके शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, शून्य ज्ञात करेंगे तो बराबर 0 कर देंगे। बराबर 0 के कर देंगे तो बीच वाले पद के इस प्रकार से टुकड़े करेंगे। गुणा करने पर तो 3 गुणा -2, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो गुणांक a बराबर 3, पहले लिख लो भले गुणांक लिखना चाहो तो। गुणांक a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर -2। अब 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2 बराबर 0। बीच के पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 3 को माइनस के 2 से गुणा किया -6, अर्थात a गुणा c का मान कितना आ गया -6 और b का मान कितना है +5। अब प्लस के 5 के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं अपन को कि जोड़ने पर तो +5 ही रह जाए, गुणा करने पर -6 हो जाए। तो कैसे करेंगे टुकड़े? तो 3x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का x। अब 6 में से माइनस का x घटाए तो 5x बच जाएंगे प्लस के, और दोनों को यदि गुणा किया तो 6 को यदि -1 से गुणा किया तो -6 इसके बराबर आ जाएगा, बराबर 0। 2 के जोड़े बना लेंगे। 3x कॉमन ले लिया था x प्लस 2 बच जाएगा, -1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बच जाएगा। एक कोष्टक अपना बच गया x प्लस 2, दूसरा कोष्टक बच गया अपना 3x माइनस 1 बराबर 0। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लिख दो, एक बार 3x माइनस 1 बराबर 0 लिख दो। 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, x बराबर -2। एक को अपन क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं, दूसरे को अपन क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। तो 2 शून्य के अल्फा और बीटा हो गए अपने। गुणांक अपन जानते ही हैं, ए बी सी का मान इतने हो गए। तो अब अपन संबंध की सत्यता की जांच कर लो, और सत्यता की जांच के लिए अपने 2 चीज होती हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर होना चाहिए, और एक अल्फा गुणा बीटा का मान है, दोनों का गुणनफल है, वो c/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा का मान है अपने पास में -2 और बीटा का मान है अपना 1/3, तो +1/3 बराबर माइनस, और b का मान है अपने पास में 5, तो -5/a का मान है अपने पास में 3, तो ये आ गया -5/3। इन दोनों को जोड़ा, एलसीएम आया 3, 1 का भाग दिया 3 बार, तो -6 प्लस का 1 और -6 प्लस का 1 तो -5/3, इधर भी -5/3। इसका मतलब ये संबंध अपना सत्य है।
इसी प्रकार से अल्फा गुणा बीटा की बात करें अपन, तो अल्फा का मान है अपना -2, बीटा का मान है अपना 1/3 और सी का मान है अपना -2 और ए का मान है अपना 3। तो -2 के 1/3 से गुणा किया तो -2/3 और -2/3 दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच अपन ने कर ली। तो आप लोग सीख गए द्विघात जो बहुपद है उसके शून्य कैसे निकालते हैं। उसको शून्य के बराबर रख दो, 2 शून्य का निकाल दो, ये इसके शून्य के निकल जाते हैं। अब अगले सवाल है अपने जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनको अपन देते हैं बहुपदों के भाग। कैसे अपन भाग देते हैं। अगर कोई बहुपद दे रखा है, बहुपदों के भाग, तो आप लोग सिंपल सी बात है, जैसे कोई संख्या है 12 ले लो, 15 ले लो, कोई सी भी ले लो, माना 15 ले ली, 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा गुरुजी? 3 पंजे 15, 5 आएगा। सिंपल सी बात है। और मैं इसकी जगह लिख दूँ 15x, इसमें यदि 3 का भाग दे दूँ तो क्या आएगा? 3 का भाग 15 में देंगे। x तो अचर है, x तो अपना चर है, उसमें तो इस अचर राशि का भाग जाएगा नहीं, अर्थात कुल मिलाकर बात है संख्या का भाग संख्या में जाएगा और x वाले पद का भाग x वाले पद में जाएगा। इसका मतलब 3 का भाग 15 में जो कत्यों पढ़ देंगे, 5 बार गया, और x को अपन जो कत्यों लिख देंगे। भाई नीचे कुछ है ही नहीं है तो x भाग किसका दें? किसी का नहीं जाएगा, x जो कत्यों आ जाएगा, 5x आ गया। अब मैं आगे इसी बात को और आगे बढ़ाऊँ, यहाँ x² लिख दूँ या 3x लिख दूँ, तो आप कहोगे भाई 3 का भाग 15 में 5 बार जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, संख्या का भाग संख्या में जाएगा। अब x यहाँ नीचे कुछ था नहीं तो x जो कत्यों लिख दे। अब यहाँ ऊपर x⁻2 है, नीचे x, इसका मतलब x⁻2 में x का भाग देना है। तो x⁻2 में x का भाग दो तो 2 तरीके हैं, x² बटे x को भाग देना। x² मतलब क्या है? x गुणा x, 2 बार x लिख दिया। x का मतलब क्या? एक बार x, एक x कट गया तो क्या बचा? x बचा। दूसरा तरीका क्या है? x की घात ऊपर है 2, नीचे है x की घात कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? घात को 1 मानेंगे, 0 नहीं मानेंगे। 2 में से 1 घटाया तो क्या बचा? 5 की घात 1 बचा। इसका मतलब ये भी 5x है और ये भी 5x है, अर्थात x² में x का भाग दिया तो कितना है? x यहाँ आया, x ही यहाँ पर आया। और आगे समझो इसी बात को, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की हैं ये। x⁻4 है, नीचे x⁻3 है, तो एक तरीका तो वही है अपना, x को 4 बार लिख लो और नीचे x को 3 बार लिख लो। 1 2 3, 1 2 3 x कट गए, क्या बचा? x उत्तर हो गया। और दूसरा तरीका क्या है जो अपन को यूज लेना है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, घात अलग अलग है, जब आधार समान है घात अलग अलग है, भाग दिया जा रहा है तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितनी x घात आ जाएगी? 1, और x घात 1 लिखो चाहे x लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग भाग देना सीख गए। तो ये छोटी बात है भाग देने की, इसी का उपयोग करेंगे अपने सवालों में। तो मैं सवाल लेता हूँ, अपनी किताब का बहुत अच्छा सवाल है। x⁻3 - 6x², x⁻3 - 6x² प्लस 11x - 6, इसमें भाग देना है अपन को x + 2 का, x + 2 का भाग देना है। और ये है अपनी किताब की प्रश्नावली, कौन सी है? अपनी 3.2 का पहले का तीसरा सवाल है। तो देखिए, एक पद का भाग देना अपन सीख गए थे भाई, x⁻3 में यदि x का भाग देना होता तो x⁻2 आ जाएगा, ये सीख गए थे अपन। तो वही अपन को यूज लेना है। जब भी बहुपदों के भाग देने की बात आती है तो
तो पहले पद का भाग पहले पद में ही दिया जाता है। उससे पहले यदि ये सही ऑर्डर में नहीं जमे हुए हैं, अर्थात ये इस प्रकार से जमे होते 6x² प्लस x3 प्लस का 6 या माइनस का 6 प्लस का 11x, यदि ये उठपटांग क्रम में जमे होते, अर्थात यदि स्क्वायर वाली घात पहले फिर घात 3 वाली बाद में, इस तरह के जमे होते डिसऑर्डर में, तो इनको ऑर्डर में जमाना होता है। अर्थात कैसे जमाएंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, लास्ट में अचल संख्या। तो सही ऑर्डर में इसको जमाना है। समझ गए आप लोग? इसी प्रकार से इसको भी सही ऑर्डर में जमाना है। सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। और फिर सेकंड काम है अपना, पहले पद में हमेशा ऑलवेज फर्स्ट पद का ही भाग देंगे। x3 में x का ही भाग दिया जाएगा। तो क्या बचेगा, x2 बचेगा। क्या बचेगा, x2। भाई 3 घात में से 1 घात कम कर तो 2 बच गया, x2 हो गया। सीखा है अपन ने थोड़ी देर पहले ही। तो ये क्या बचा, x2। x2, x का x3 भाग दिया x2, पहला काम। दूसरा काम है x2 को गुणा करना है, लेकिन किससे गुणा करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, अर्थात दोनों पदों जितने भी पद यहाँ है सबसे गुणा करना है। भाग तो केवल एक का एक में ही देना है, इसमें ही देना है भाग तो, लेकिन गुणा किस में करना है, दोनों पदों को, जितने भी पद हैं सभी से इसको गुणा करना है। समझ गए आप लोग? गुणा सभी से करना है, भाग इसका इसमें देना है। गुणा करने का तरीका, x2 को x से गुणा करते हैं तो x2 गुणा x। तो जब भाग देते हैं तो ऊपर की घात में से नीचे घात को कम कर देते हैं, और जब गुणा करते हैं तो दोनों घातों को जोड़ देते हैं। 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, x3। तो x2 को x से गुणा किया तो कितना आया, x3। समझ गए आप? x2 को 2 से गुणा किया, 2x², कितना आया, 2x²। किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, चिन्ह सहित गुणा करते हैं। तो 2x², कोई दिक्कत है इसमें? अब x² वाला पद बाई चांस यदि यहाँ पर नहीं होता तो अपन उसको अलग से लिख लेते या कहीं भी लिख लेते, लेकिन ये नहीं है भाई x² वाला पद x के नीचे लिख लिया जाए, क्योंकि x² वाले पद में से x² वाला पद ही घट सकता है, यही जुड़ सकता है। तो ये x² वाले के नीचे ही लिखना है। फिर अपन लाइन खींच देंगे, चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे। दूसरी बात ये भी अपने को ध्यान रखनी है कि भाई पहला पद है वो हमेशा सेम आएगा, वो ऑलवेज कटेगा बहुपद के भाग में। तो यदि ये कुछ अलग आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने कुछ न कुछ त्रुटि कर दी है सवाल में। तो -6x² माइनस का 2x², दोनों को जोड़ा तो माइनस का 8x² प्लस का 11x माइनस का 6। इससे ये कट गए, इन दोनों को जोड़ा माइनस का 8x²। फिर बचे हुए सभी पद हैं उनको अपन उतार लेते हैं। फिर वही तरीका है, पहले पद का भाग पहले में देना है। तो पहले पद का भाग पहले में देना है। तो देखो पहला पद क्या है अपना, माइनस का 8x², उसमें भाग देंगे x का। तो जैसा कि आपको पता ही है, ये चिन्ह माइनस का, ये चिन्ह प्लस का है, तो चिन्ह तो किसका रह जाएगा, भाग देने पर माइनस का। ऊपर 8 है तो 8 रह जाएगा, नीचे कोई संख्या नहीं है। x² में x का भाग दिया तो कितनी बार गया, x बार गया। तो अपन कह सकते हैं भाग कितनी बार गया, माइनस का 8x। तो माइनस के 8x को सभी पदों से गुणा करते हैं। -8x को यदि x से गुणा किया तो माइनस का 8x², -8x प्लस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 16x, क्योंकि 8 दूनी 16, चिन्ह प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस का, तो 16x। अब चिन्ह क्या करेंगे, बदलेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब ऊपर वाला चिन्ह कोई मायने नहीं रखता है अपने लिए, चिन्ह कौन सा मायने रखेगा, नीचे वाला। तो नीचे वाले का कोड ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये कट जाएगा। ये प्लस का 16, ये प्लस का 11, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 27x माइनस का 6, जो पद उतार लेंगे। फिर वही पहले पद का भाग पहले में देंगे, x का भाग 27x में देंगे। 27x में यदि x का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। 27 को x कट जाएगा, ये हो गया प्लस का 27। प्लस का 27 को यदि x से गुणा किया तो 27x। 27 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 54। फिर चिन्ह बदलेंगे, बदल दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 54, माइनस का 6, माइनस के 60, क्या आ गया, माइनस के 60।
तो ये अपना आ जाता है शेषफल। क्या बोलते हैं इसको? शेषफल। ये अपना हो गया भागफल। ये क्या हो गया अपना? भाजक। जानते हो आप इन चीजों को। तो ये सब चीजें अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पढ़ी थी। इसको अपन क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये भी इसमें लागू होगा। इन दोनों गुणा करेंगे, ये जोड़ देंगे तो यही आएगा। तो इस तरीके से अपन बहुपद का भाग देते हैं। एक और भाग बताता हूं, ये समझ में नहीं आया है तो उसको भी देखो, समझ में आएगा। फिर भी नहीं आया है तो 2 बार देखो, समझ में जरूर आएगा, ऐसा मेरा दावा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, इसमें भाग देना है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर का। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इनको बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात के क्रम में जमाते हैं, उसको भी इसी क्रम में जमाते हैं। तो ये क्रम में है कि नहीं है, तो इसको क्रम में जमाओ। सबसे पहले x स्क्वायर फिर 2x फिर 1, ये सभी क्रम में है। x की घात 3 x स्क्वायर 2x और फिर लास्ट में संख्या जो भी है अपनी, तो क्रम में जमा लिया। तब ऊपर वाले को मिटा दो। अब इसमें इसका क्या देना है? अपन को भाग देना है। भाग देने का तरीका अपन ने बताया था। सबसे पहले 3x की घात 3 में भाग देंगे x स्क्वायर का, अर्थात पहले पद का भाग पहले पद में देते हैं। ऊपर संख्या 3 है तो 3 ही रहेगी। x की घात 3 में x की घात 2 का भाग देंगे तो x की घात 3 माइनस 2 बराबर 3 x की घात 1 लिख दो या 3x लिख दो। तो 3x स्क्वायर में यदि 3x की घात 3 में यदि x स्क्वायर का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 3x। 3x को यदि x स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 3x की घात 3। 3x को यदि x स्क्वायर से गुणा किया तो 3x की घात 1 और x की घात 2 दोनों घात जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? 3। और पहला पद पहले के जैसा ही आता है। फिर 3x को यदि मैं 2x से गुणा करूं तो प्लस का कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर। 3x को यदि 1 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा? प्लस का 3x। जैसा कि मैंने बताया था, भाग तो पहले पद का पहले में ही लगेगा, लेकिन जो भी भागफल आएगा उससे सभी पदों को गुणा करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? चिन्ह अपना बदल देंगे, ये माइनस कर देंगे। ये प्लस के हैं तो सब माइनस के हो जाएंगे। पहले पद से पहला पद कैंसिल हो जाएगा। ये x स्क्वायर है, ये माइनस का 6x स्क्वायर है, तो क्या बचेगा? माइनस का 5x स्क्वायर। ये 2x है और ये माइनस का 3x है, तो क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा। ये क्या बचेगा? प्लस का 5 को अपन जो का त्यों लिख देंगे। फिर वही तरीका है अपना पहले पद का भाग पहले पद में देना। तो माइनस के 5x स्क्वायर में भाग देंगे x स्क्वायर का, माइनस के 5x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देंगे, कितना बचेगा? माइनस का 5। और माइनस के 5 को यदि इन पदों से गुणा करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस का 10x और माइनस का 5। चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 10 और माइनस का x, तो कितना बच जाएगा? प्लस का 9x। ये प्लस का 5 है, ये भी प्लस का 5 है, कितना बच जाएगा? 10। तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वो भी इस पर लागू होगी, अर्थात ये भाज्य ये भाजक है, इसको और इसको गुणा करो, ये शेषफल जोड़ दो तो ये अपना भाज्य आ जाता है। तो इस प्रकार से अपन ये क्या बच गया? अपना शेषफल। बहुपदों के भाग अपन समझ सकते हैं, बहुपदों के भाग अपन सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में। अगली क्लास में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बहुपदों के भाग हैं, उनके अगले लेवल के जो प्रश्न हैं उसको अपन हल करेंगे। आप देखते रहिए मेरी क्लासों को।